Hello friends, how are you? This is Dr. Abhijit Singh Jadeja. Today we will discuss about essential part of website. मतलब वेबसाइट के जरूरी मूलभूत अंग या घटक कौन सा है। तो सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब XHTML। दूसरा कंपोनेंट वेबसाइट के लिए है CSS कास्केड स्टाइल शीट। नंबर थर्ड पे आता है क्लाइंट साइड कोडिंग एंड सर्वर साइड कोडिंग, और 4 पे आता है डेटाबेस। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है HTML। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इट इज नथिंग बट अ डिजाइनिंग और लेआउट लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो स्टैटिक वेब पेज को डेवलप करते हैं। इसका यूज है मार्कअप टैग्स को वेबसाइट के कंपोनेंट में कन्वर्ट करना। इसीलिए आजकल जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब प्लेटफॉर्म बनता है उसमें मार्कअप लैंग्वेज तो होती ही है। तो सबसे पहले जो मार्कअप लैंग्वेज ढूंढी गई थी वो थी HTML, जो आज भी बहुत सारी जगह पे यूज होती है स्टैटिक वेब पेज के लिए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, it is a type of computer language that is primarily used to files that are proof as on the internet and viewed on the web browser। यहाँ पे टैग के स्वरूप से एक वेब पेज बनाया जाता है, स्टैटिक वेब पेज। वो जब ब्राउजर में आता है तब वो हर एक टैग की प्रॉपर इफेक्ट देता है और वो आपको एक वेब पेज के स्वरूप में दिखाई देता है। We can create static pages with the extension of .html या .html। जब भी कोई नोटपैड में वेब पेज बनाया जाता है, आप जानते ही हैं HTML बॉडी हेड टाइटल टैग चालू, टाइटल टैग ओवर, ये मेन कंपोनेंट से जो कोई वेब पेज बनाया जाता है वो टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और वो जब पर्टिकुलर टैग है वो रन होता है ब्राउजर पे तब वो वेब पेज की प्रॉपर इफेक्ट दिखाता है। तो ये था HTML। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे XHTML। XHTML is a combination of HTML and XML। XML का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML में से X लिया गया और HTML एज इट इज। तो नया जो आजकल का प्लेटफॉर्म बना है उसको XHTML कहते हैं। ASP.NET में XHTML का यूज हो रहा है। XHTML consists all the elements in HTML 4.0। मतलब कि HTML 4.01 के बाद जो भी नए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के वर्जन्स आए उसको हम XHTML कहते हैं। XML is a markup language, but it is well defined and well organized, and currently it is used within an advanced web programming language like ASP.NET, PHP. Then after we can take it as a JSP, Java Servlet Pages and all। यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए XHTML तो XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XHTML ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फॉर टू HTML 4.0 एंड लेटेस्ट वर्जन। ये हर एक के साथ कॉम्पिटिबल रहता है। ये जो एडवांस वर्जन HTML 4.0 या उसके बाद जो भी ढूंढा गया उसको XHTML कहा गया या जाना गया। XHTML इज अ स्ट्राइकर और क्लीनर वर्जन ऑफ HTML। ये HTML से भी लाइटर है, और जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए आप लोग जब कोडिंग में जाते हैं तो XHTML का सपोर्ट HTML की कंपैरिजन से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा वाइडर होता है। तो आपने HTML और XHTML के बारे में पढ़ा, जाना। अब नेक्स्ट हम लोग XHTML के बारे में यदि देखें तो XHTML के रूल्स है वो ये है कि XHTML मस्ट बी इन प्रॉपरली नेस्टेड। मतलब वो हर एक टैग है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी ऑलवेज बी क्लोज। जो भी आपका एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हेड स्टार्ट हुआ तो हेड क्लोज होना चाहिए, DIV स्टार्ट हुआ तो DIV क्लोज होना चाहिए, टेबल टैग चालू हुआ तो टेबल टैग क्लोज होना चाहिए। XHTML मस्ट बी इन द लोअर केस। इसका फायदा ये है कि ये हर एक टैग है वो लोअर केस में दिखता है तो वो लाइट वेट रहता है, और ये एडवांस जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है या कोडिंग है उसको सपोर्ट भी करता है। डॉक्यूमेंट मस्ट हैव वन रूट एलिमेंट। XHTML का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि ये हायरार्चिकल चीज में होता है, पेरेंट्स चाइल्ड। जैसे आपने C++ में इनहेरिटेंस पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे एक हायरार्ची चीज होती है। इसमें एक रूट टैग होता है, उसके अंदर पूरा वेब पेज है वो पर्टिकुलरली डिजाइन होता है। तो ये XHTML और HTML का दूसरा कंपोनेंट है CSS।
cascade style sheet या cascading style sheet contains the style rules that are applied to the element in a web page. जैसे कि आपको मेरे पीछे बराबर जो दिख रहा है उस पेज में से आप पढ़ रहे हैं कि CSS का मेन काम है वो वेब पेज के जो भी एलिमेंट है, जो भी टेक्स्ट है, उसको स्टाइलिंग देना। स्टाइलिंग का मतलब है आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, आप उसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आप उस फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो उसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, फोर कलर अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। इट इज अ सेपरेशन डॉक्यूमेंट्स दैट यूज इन अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये HTML में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से CSS को कॉल किया जाता है। CSS के अंदर वेरियस टाइप ऑफ क्लासेस होते हैं, जैसे कि आपने C++ में पढ़ा था, क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, और क्लास के अंदर जाने के लिए ऑब्जेक्ट को परमिशन मिलती थी। ये CSS की जब भी रचना होती है तब ये एक्स्ट्रा अलग फाइल होती है, या ये HTML, XHTML या जो आगे जाके हम लोग सर्वर साइड कोडिंग पढ़ेंगे उससे ये अलग होता है। उसको कॉल करने के लिए क्लास की जरूरत पड़ती है। CSS style can be placed in line within a single HTML element, grouped in style block within head section or web page, imported from the separate of the style sheet. ये जनरली जो भी CSS का क्लास कॉल होता है वो पर्टिकुलरली हेड, जो आपके HTML के अंदर आपको मालूम है HTML स्टार्ट, HTML ओवर, हेड स्टार्ट, हेड ओवर, हेड के अंदर टाइटल टैग होता है, और हेड के अंदर ही CSS या CSS के क्लास को कॉल किया जाता है। कभी कभी div टैग लिया जाता है, div टैग के अंदर भी CSS के पर्टिकुलर क्लास को कॉल किया जाता है। जैसे कि आपने कोई बॉडी के अंदर कोई पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ को आप div में दे दो और div के अंदर CSS का रेफरेंस दे दोगे, तो उस CSS में जो भी फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, बोल्ड है, शेडो है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फोर कलर है, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब है जब भी आप कुछ डायनेमिक करना चाहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है HTML में एक फॉर्म बनाया जिसमें आपने ये लिखा कि एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट योर जेंडर मेल और फीमेल, एंटर योर सैलरी, एंटर योर एज, समथिंग लाइक दिस। तो जब भी, या एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो जब भी ऐसे टाइप के इनपुट्स होते हैं तो उस इनपुट को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। तो वैलिडेशंस हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन जिसको हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं, या इस स्क्रिप्टिंग के अंदर ज्यादातर बिगेस्ट लिमिटेशंस इसकी यदि देखी जाए तो ये है कि ये HTML के जो स्टैटिक पेज है इसके साथ इनबाउंड हो जाते हैं, और इनबाउंड होने के कारण ये पर्टिकुलरली डेटा को वैलिडेट करने के बाद ही आगे भेजता है। ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है उसके दो टाइप है। नंबर वन जावास्क्रिप्ट और दूसरा VB स्क्रिप्ट। इसमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कारण होता है या उसके फॉलोइंग में होता है, क्योंकि आप जानते हैं सी में से डेवलप हुआ C++। का सबसे बड़ा एडवांटेज यदि कोई है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन से, और उससे आगे आया है जावा, और जब जावा आया तो उसके बाद JSP, JDBC, और उसके बाद एंड्रॉयड। और जो एंड्रॉयड ऐप है या स्मार्टफोन की ऐप है वो पूरा जावा के ऊपर डेवलप है। तो आज भी यदि आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ सोचते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट को ज़्यादा यूज करता है। आगे जाते हुए आप यदि वेब डिजाइनिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो एंगुलर JS मतलब कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट, नोड JS मतलब कि नोड जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS मतलब कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, ये सब एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऑप्शन है जो कि वैलिडेशन में, डिजाइनिंग में बहुत बड़ा उम्दा काम करते हैं, और इसके एल्गोरिथम्स बहुत ही जोरदार, बहुत ही इफेक्टिवली यूज होते हैं वेबसाइट में, वेब पेजेस में या एंड्रॉयड ऐप में। डू नॉट हैव एक्सेस टू सर्वर रिसोर्स। इसका एक ये लिमिटेशंस भी रहेगा कि ये सर्वर साइड पे जाते ही नहीं, बहुत लाइट वेट होते हैं, और ब्राउजर जब आपका खुला होता है, फिर वो कोई भी ब्राउजर हो, और आप जानते ही हैं ब्राउजर के अंदर आप या तो इंटरनेट एक्सप्लोर यूज करें, या तो मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, या कोई भी ब्राउजर जहाँ पे आप वेबसाइट देखते हैं, तो उसके अंदर ये बिना सर्वर साइड गए, बिना प्रोसेस किए या बिना वेब पेज को रिफ्रेश किए अपना रिस्पॉन्स दिखा देते हैं। इसीलिए इसको सबसे बेहतरीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर इसका नाम दिया गया। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर ही
हम लोग आगे देखें तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, एग्जीक्यूशन है, ब्राउजर के अंदर रहता है, लाइट वेट होता है, ब्राउजर को ज़्यादा लोड नहीं होने देता है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर यदि कोई इमेज, मूवी या एनिमेशन जैसी चीज़ चलानी है तो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत लाइट वेट और सिग्निफिकेंट होने के कारण ये ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। मैंने बताया वैसे जावास्क्रिप्ट के नए जो एडवांस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई है उसमें जॉब के स्कोप्स भी ज़्यादा है। इफ़ यू वांट टू बी अ वेब डिज़ाइनर, आपको सर्वर साइड कोडिंग में नहीं जाना है तो आप जावास्क्रिप्ट को ज़रूर सीखें। और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने बताया वैसे शुरुआत करें जावास्क्रिप्ट से, उसके बाद एंगुलर जावास्क्रिप्ट, नोड जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ होती है। और डिटेक्ट इन ब्राउजर, ऑपरेटिंग स्क्रीन साइज में लाइट वेट होता है, वैलिडेट यूजर के इनपुट्स को किया जा सकता है, बिना कोडिंग किए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, या सर्वर साइड को भी डेटा को भेजे बगैर आप उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इमेज रोटेशन, इमेज के अंदर एड रोटेशन, कोई पर्टिकुलर सेकंड के अंदर इमेज को घुमाना, ये सब चीज़ों के अंदर कभी भी सर्वर में अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश होते हुए नहीं देखा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड कोडिंग। नाउ वी आर मूविंग टू, जैसे आपको मेरी स्क्रीन के पीछे दिख रहा है वो है सर्वर साइड कोडिंग। और सर्वर साइड कोडिंग के अंदर बहुत प्रचलित यदि कुछ है तो जो ये सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं वो है ASP.NET है, उससे ज़्यादा प्रचलित है वो PHP है, JSP, Java, Servlet Pages, a technology that used for a server-side coding or server-side scripting. This is called server-side coding. जब आपको अपने डेटा को यूजर के पास वैलिडेट तो क्लाइंट साइड कर देगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ये कर देगा। फिर मान लीजिए कि मैंने मेरा मोबाइल नंबर सही डाला, मैंने मेरा ईमेल आईडी सही डाला है, मैंने मेरा नाम सही डाला है, मैंने मेरा पिन कोड सही डाला है, ये सब चीज़ के वैलिडेशंस, नाम, और आजकल देखते हैं कि आप जब भी कोई साइन अप करते हो तो पासवर्ड के वैलिडेशंस में भी 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, ये सब वैलिडेशन कौन करता है? यस, क्लाइंट साइड। और उसके बाद जब ये वैलिडेट होकर डेटा आगे जाएगा तो सर्वर साइड के अंदर वेरिएबल में ये डेटा जाएगा और वेरिएबल इसको थ्रो करेगा डेटाबेस में। तो जब कोई वेबसाइट का कॉन्सेप्ट होता है या वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट बनाने की शुरुआत कहीं से होती है तो वो है सर्वर साइड कोडिंग। जैसे मेरी स्क्रीन के अंदर पीछे जो आप देख रहे हैं वैसे सर्वर साइड कोडिंग में ये तीनों टेक्नोलॉजी ASP.NET, जावा सर्वलेट पेजेस और PHP को बहुत महत्व दिया गया। PHP ओपन सोर्स है, आज भी इसका मार्केट बहुत बड़ा है। और कोई भी डेवलपर क्लाइंट साइड कोडिंग के अंदर डेटा वैलिडेशन होने के बाद सर्वर साइड में आपके इनपुट, फिर वो टेक्स्ट बॉक्स से हो, रेडियो बटन से हैं, डेट टाइम पिकर से हैं, या आपने चेक बॉक्सेस यूज किए, ये सब डेटा को वेरिएबल में लेना पड़ता है और वेरिएबल को आगे डेटाबेस में भेजना पड़ता है। जैसे कि आपको एक साइन अप प्रक्रिया करते हैं, साइन अप का काम है रजिस्ट्रेशन, तो उसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन होने के बाद सर्वर साइड पे ले जाने का काम जो करते हैं वो सर्वर साइड कोडिंग है और उसकी टेक्नोलॉजी आपके साथ डिस्कस की। द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ वेबसाइट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड डेटाबेस। और डेटाबेस है वो आप जानते ही हैं ये बहुत वाइडली यूज होता है। डेटाबेस के अंदर पहले तो डेटा टाइप्स, फील्ड्स तय किए जाते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, समथिंग लाइक दिस। तो पहले फील्ड, डेटा टाइप, ये सब चीज सेट होती है और उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लिया जाता है। और जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है जो होता है फील्ड और रिकॉर्ड्स, द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड, इट इज कॉल्ड टेबल। तो ये जो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है उसको टेबल कहते हैं। और टेबल है वो डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। A collection of data in a proper way, database is managed by RDBMS. डेटाबेस की यदि टाइप देखे जाए तो वो है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड RDBMS मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट स्टोर द डेटा इन अ टेबुलर मैनर, टेबल के फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर होता है। और टेबल में डेटा एक बार स्टोर हो गया उसके बाद हम लोग उसके डेटा को फैच करते हैं जिसको हम लोग क्वेरी कहते हैं। डेटाबेस के अंदर सबसे प्रचलित डेटाबेस यदि कहीं है और कोई है तो जैसे कि आपको स्क्रीन में पीछे देख रहा है, वी कैन यूज SQL सर्वर, MySQL, MS Access, Oracle,
एज अ बैकएंड ऑफ ASP.NET, PHP और JSP, कहीं भी सर्वर साइड कोडिंग में जब डेटा भेजने की बात डेटाबेस में आते हैं तो डेटाबेस के अंदर ये वैरायटी ऑफ डेटाबेस यूजुअली वी कैन यूजिंग SQL सर्वर इन ASP.NET। MySQL नहीं बट SQL सर्वर का यूज ASP.NEट में होता है। तो वेबसाइट के बारे में आपने ये जाना कि इसके मेन कंपोनेंट क्या है और किस तरह से काम होता है। थैंक यू सो मच टू लर्न with Dr. Abhijit Singh Jadeja about the essential part of website. Thank you so much.